नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। बंगाल में एसआईआर के नाम पर गरीब मुस्लिम एससी/एसटी वोटर्स को टारगेट किया गया है। जिनका झुकाव टीएमसी की तरफ ज्यादा था, उनके वोट काटे गए हैं। ये कहना है ममता बनर्जी का। बड़े बूढ़े अपना नाम कटा हुआ देखकर अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं बंगाल में, जबकि कई लोगों की हार्ट अटैक से भी मौत हो रही है। ये दृश्य आज बंगाल का बना हुआ है। बंगाल में चुनाव है और बंगाल का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होता है। अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। खबर यह है कि 1,36,00,000 से ज्यादा वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का टैग लगा दिया गया है या अंडर एजुकेशन में रखा गया है। इसका मतलब है उनका नाम न तो पूरी तरह से डिलीट किया गया है, न ही उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया है। दे ऑल आर सस्पेंडेड। इससे भी बड़ी खबर यह है कि इन सस्पेंडेड वोटर्स में आधे से ज्यादा मुस्लिम वर्ग के वोटर्स बताए जा रहे हैं और सबूत के साथ बताए जा रहे हैं, हवा में बातें नहीं की जा रही हैं। दरअसल बंगाल एसआईआर में वोटर्स को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इस बार मैप्ड, अनमैप्ड और एक बिल्कुल नई श्रेणी बनाई गई है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। 1952 से लेकर अब तक एसआईआर पूरे देश में कुल 13 बार हो चुका है। पहले कभी भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम की कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई थी। कभी भी लाखों करोड़ों वोटर्स को बिना किसी पब्लिक एक्सप्लेनेशन के सस्पेंडेड फ्रेंचाइजी की हालत में नहीं डाला गया था। न तो ये बताया गया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी असल में है क्या चीज, क्या भला है। न ये बताया गया कि कोई वोटर इस जाल से बाहर कैसे निकलेगा, कोई सस्पेंड हुआ है तो अपना वोट कैसे पा सकेगा। 1,36,00,000 वोट्स मायने रखते हैं, पूरा चुनाव पलट सकते हैं। जरा सी स्पेलिंग मिसमैच हुई और आपका वोट कट गया। जैसे किसी का नाम मोहम्मद लिखा है तो एरोनेट सॉफ्टवेयर उसे मोहम्मद से मैच नहीं करा पा रहा था, एम और यू का फर्क आ रहा था। मोंडल और मंडल जैसी मामूली स्पेलिंग सॉफ्टवेयर को कंफ्यूज कर देती थी। पुराने रिकॉर्ड की खराब स्कैनिंग होती है, पुराने वोटर कार्ड पर फीकी फोटो होती है। इन सभी चीजों को लेकर ध्यान नहीं रखा गया और जो वोट का अधिकार है वो लोगों से छीन लिया जा रहा है। 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सीधा आदेश दिया। कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर दिया और झारखंड और उड़ीसा से भी स्टाफ मंगवाया और केस लोड संभालने का इंतजाम पूरा कर दिया गया, क्योंकि इतना भारी 1,36,00,000 का आंकड़ा था कि बंगाल के अफसर अकेले संभाल ही नहीं पा रहे थे। 32 लाख मामलों का एडजुडिकेशन किया गया और इनमें से लगभग 40% यानी करीब 13 लाख नाम सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। जब ऑल्ट न्यूज ने असली सच्चाई जानने की कोशिश की तो सबसे पहले कोलकाता की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज भवानीपुर और बालीगंज को चुना। काम शुरू करते ही उनको रुकावटें एक के बाद एक इनके सामने आने लगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो था एक्सेस का रोड़ा। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 267 जोन्स थे। ईसीआई की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का सिस्टम इतना टाइट था कि वो सिर्फ 10 जोन्स के हिसाब से ही डेटा डाउनलोड करने दे रही थी। पूरा डेटा एक बार में डाउनलोड भी नहीं हो रहा था, हर बार कैप्चा भरना पड़ रहा था। ऑटोमेटेशन बंद था, मतलब अगर कोई पूरी लिस्ट देखना चाहे एक बार में तो नहीं देख सकता। उसे घंटों तक बैठकर मैनुअली एक एक करके कैप्चा सॉल्व करते हुए उसे डेटा को डाउनलोड करना पड़ता। ये पहली बार हुआ है। दूसरा बड़ा रोड़ा था फॉर्मेट का। ईसीआई ने वोटर लिस्ट को सिर्फ स्कैन्ड पीडीएफ्स में पब्लिश कर दिया है। इन पीडीएफ्स में कोई अंडरलाइंग स्ट्रक्चर डेटा नहीं है। नाम है, उम्र, पता, फोटो जो भी है वो सब कुछ सिर्फ स्कैन्ड इमेजेस की तरह दिख रहा है। कंप्यूटर इसको आसानी से पढ़ भी नहीं पा रहा है। यानी इस बार अलग फॉर्मेट में डेटा अपलोड किया गया है, पीडीएफ फॉर्मेट में। भारत आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे मैसिव सिस्टम चला रहा है जहां करोड़ों लोगों का डेटा रियल टाइम में हैंडल होता है। सीएसवी फॉर्मेट में वोटर लिस्ट पब्लिश करना ईसीआई के लिए बच्चों का खेल था, लेकिन जानबूझकर के सीएसवी डेटा नहीं दिया गया, सिर्फ हैवी पीडीएफ्स दे दिए गए। ये डेलिबरेट डिसीजन लगता है ताकि कोई भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर, कंटेंट क्रिएटर या जर्नलिस्ट आसानी से इस पूरे डेटा को एनालाइज न कर पाए। तीसरा जो सबसे बड़ा रोड़ा ऑल्ट न्यूज के सामने आया वो और शातिराना था। जब पीडीएफ्स खोली गई तो हर 10 में से एक वोटर एंट्री पर डायगनली अंडर एजुकेशन का बड़ा वाटरमार्क लगा हुआ था। यह वाटरमार्क अक्सर नाम को ही ढक लेता था, नाम पढ़ना मुश्किल हो जाता था। ऑटोमेटेड डेटा एक्सट्रैक्शन टूल्स तो बिल्कुल फेल हो जाते हैं क्योंकि वाटरमार्क इंटरफेरेंस कर रहा था, बीच में आ रहा था। और मैनुअल रीडिंग अगर कोई करने जाता है तो उसमें तो परेशानी इतनी हो रही थी कि साल भर से ज्यादा लग जाता, लेकिन डेटा रीड नहीं कर पाते। ये वाटरमार्क जो था वो इंसिडेंटल नहीं था,
वो जानबूझकर इतने बड़े और तिरछे अक्षरों में लगाया गया था कि डेटा निकालना मुश्किल हो जाए। आखिरकार जब पूरा डेटा डिजिटाइज किया गया इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, तो असली खेल सामने आया। दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुल 39,604 वोटर्स अंडर एजुडिकेशन में थे, यानी सस्पेंडेड थे, जो वहां के टोटल इलेक्टोरेट का 11% से ज्यादा था। अब इन्होंने इन 39,604 नामों का रिलीजियस आइडेंटिटी एनालाइज किया। बंगाल में नामों से रिलीजन का पता लगाना आसान नहीं होता है, क्योंकि हिंदू फर्स्ट नेम के साथ कई बार मुस्लिम सरनेम होते हैं और मुस्लिम फर्स्ट नेम के साथ कई बार हिंदू सरनेम भी आम होते हैं। फिर भी जब फुल नेम का प्रयोग करके पूरा नाम जांच पड़ताल करके हर वोटर की रिलीजियस आइडेंटिटी निकाली गई तो नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुल इलेक्टोरेट का मुस्लिम्स की संख्या 39.5% है, लेकिन अंडर एजुडिकेशन वाले वोटर्स में मुस्लिम्स की हिस्सेदारी 66.5% पाई गई। मतलब मुस्लिम वोटर्स के उनकी आबादी के हिसाब से कहीं ज्यादा वोट काटे जा रहे थे, सस्पेंड किए जा रहे थे। भवानीपुर में जो खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की सीट है, वहां मुस्लिम्स 21% से भी ज्यादा हैं, लगभग 22% हैं। लेकिन अंडर एजुकेशन वालों में उनका हिस्सा 51% से ज्यादा था, यानी आधे से ज्यादा लोग सस्पेंड थे। एजुकेशन में हिंदू वोटर्स में 6% से भी कम है केवल। और बालीगंज की बात करें तो मुस्लिम्स लगभग 54% हैं, लेकिन इस सस्पेंडेड वाली लिस्ट में 75% मुस्लिम वोटर्स के नाम थे इसी सीट से। हालांकि ईसीआई ने अपनी सफाई भी दी और बताया कि हमने क्यों सीएसवी की जगह पीडीएफ फाइल अपलोड की है। ईसीआई ने कहा कि मशीन रीडेबल डेटा जैसे सीएसवी सुरक्षा जोखिम भरा होता है और आसानी से एडिट किया जा सकता है, कोई भी खोले एडिट कर सकता है, इसलिए हम सिर्फ पीडीएफ दे रहे हैं, ना कोई एडिट कर पाएगा ना कुछ होगा। लेकिन पीडीएफ देने से सिक्योरिटी बढ़ती है, ये बात जरा कम सच लगती है। पीडीएफ को भी कोई भी एडिट कर सकता है, वाटरमार्क हटा सकता है, नाम बदल सकता है, बस समय लगेगा। बल्कि पीडीएफ को एडिट करना कभी कभी सीएसवी से भी आसान हो जाता है। एक सच ये भी है कि ईसीआई अगर सीएसवी में डेटा दे देती तो कोई भी जर्नलिस्ट, रिसर्चर या अपोजिशन पार्टी बैठ करके 5 मिनट में पूरा एनालिसिस कर लेते, अंडर एजुकेशन वाले नामों को फिल्टर कर लेते, कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप निकाल लेते और टारगेटेड पैटर्न साफ दिख जाता, उनको पता चल जाता कि हुआ क्या है। पीडीएफ के भारी फॉर्मेट, कैप्चा, 10-10 जोन्स लिमिट तय कर देना और डायगोनल वाटरमार्क लगा देना, ये सब मिलकर के एक मोटी दीवार बनाते हैं जो सच को छुपाता है। अब बात आती है उस दर्द की जो इस पूरे एसआईआर खेल ने आम लोगों के सीने में पैदा कर दिया है बंगाल में। जब लोगों को पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो तकरीबन 200 लोगों ने या तो दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया या फिर अपना जीवन खत्म कर लिया। बड़े बुजुर्ग जो 40 से 50 साल से लगातार वोट डाल रहे थे, अचानक खुद को बेकार महसूस करने लगे। कोई कह रहा था अब मैं इस देश का नागरिक भी नहीं रहा। कोई रो रो कर कह रहा था मेरा वोट ही मेरी पहचान थी, वो भी छीन लिया गया। इन लोगों को दरअसल नागरिकता जाने का भी डर था। ये डर सिर्फ वोट न डाल पाने का नहीं था, नागरिकता का भी डर था, पहचान के संकट से जुड़ा हुआ डर भी था, अपने ही घर में, अपने ही मुल्क में पराया बन जाने का डर भी था। मुस्लिम इलाकों में तो ये डर और भी ज्यादा गहरा हुआ था। लोग सोच रहे थे कि क्या ये शुरुआत है, आज नाम कटा है, कल सिटीजनशिप पर सवाल उठेगा, आज वोट नहीं डाल पाए, कल कहेंगे तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा यहाँ पे कुछ है नहीं, भागो बांग्लादेश, और हमें बांग्लादेश भगा दिया जाएगा। ये डर आज बंगाल के लोगों में पैदा हो चुका है। एक बुजुर्ग दादी का नाम कट गया तो पूरे मोहल्ले में रोते हुए वो घूम रही थी, बेटा मैंने 1971 से लेकर आज तक हर चुनाव में वोट डाला, आज मुझे बता दिया गया कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। युवा लड़के लड़कियां जो हैं जिनका वोट कटा है, जो पहली बार वोट डालने वाले थे, उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जो चला गया है, सस्पेंड हो गया है, वो गुस्से और निराशा से भरे हुए हैं। हमारा वोट छीन लिया गया, हमारा हक छीन लिया गया, वो भी ये कहते हुए फिर रहे हैं। अगर आज वोट गया तो कल क्या जाएगा, ऐसी ऐसी सोच लोगों में पैदा हो रही है। जब लोगों को पता चला कि 1 अप्रैल को सीनियर ऑफिसर्स मोधाबाड़ी में बैठक करने वाले हैं, जो चुनाव आयोग के अफसर थे, तो सुबह के अंधेरे से ही सैकड़ों लोग बीडीओ कार्यालय के बाहर जमा होना शुरू हो गए। वो धूप में घंटों खड़े रहे, हाथ में पुराने वोटर कार्ड लेकर, राशन कार्ड लेकर, कोई आधार कार्ड लेकर आया था। आसपास के इलाकों से भी खबरें आने लगी कि बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं, तो वहां से भी लोग जुड़ने लगे। सिर्फ सुजापुर से ही लगभग 1.25 लाख वोटर्स जो थे उनको चिन्हित किया गया था। तो मोथाबाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ फाइनल लिस्ट में लगभग 79,000 लोग या 79,000 से भी ज्यादा लोग अंडर एजुकेशन में थे, सस्पेंडेड थे। इनका मामला सुलझाने के लिए जुडिशियल ऑफिसर की जरूरत थी। एक पोलिंग बूथ में अकेले 578 लोगों के नाम अंडर एजुकेशन में डाल दिए गए थे। और सबसे देखिए हंसी की बात यह है कि टीएमसी के उम्मीदवार नजरुल इस्लाम का नाम भी इसी में शामिल था, उनका भी वोट सस्पेंड कर दिया गया। जब सप्लीमेंट्री लिस्ट आई तो लोगों ने देखा कि सिर्फ नजरुल इस्लाम का नाम तो आ गया है, उनका वोट तो बन गया है,
लेकिन लोगों ने यह भी देखा कि वीडियो कार्यालय में घंटों खड़े रहने के बाद भी कोई सुनवाई उनके लिए नहीं हो रही। सिर्फ नजरुल इस्लाम जैसे नेताओं का नाम जोड़ा जा रहा है और बाकी आम गरीबों, खास करके मुस्लिम महिलाओं की कोई नहीं सुन रहा है। तो उनका गुस्सा और फूटने लगा। प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया। फिर जब मोथाबाड़ी में वीडियो कार्यालय के बाहर लोगों का गुस्सा फूटने लगा और उन्होंने गेट बंद कर दिए, तब अंदर 7 न्यायिक अधिकारी फंस गए थे, उनको बंद कर दिया लोगों ने। इनमें से 3 महिला अधिकारी भी थी। ये अधिकारी एसआईआर के विवादित मामलों की सुनवाई कर रहे थे और ये बात उनको पता थी जो प्रदर्शनकारी थे। अब घटना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। ईसीआई ने 2 अप्रैल को, अगले ही दिन, औपचारिक रूप से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को पत्र लिख दिया। भाई साहब, छोटी सी बात के लिए एनआईए को पत्र। ईसीआई ने एनआईए के महानिदेशक से मांग की कि मालदा के कालियाचक क्षेत्र में मोथाबाड़ी में वीडियो कार्यालय के पास हुई इस घेराबंदी की पूरी जांच की जाए। एनआईए जैसे आतंकवाद और गंभीर मामलों की जांच करने वाली एजेंसी को अब इस वोटर लिस्ट प्रोटेस्ट की जांच सौंप दी गई है। अगर अच्छा होता एनआईए को ये जांच भी सौंपी जाती कि क्या हर बीडीओ ने या क्या हर बीएलओ ने अपना काम अच्छे से किया है, इतने सारे नाम जो नहीं कटने चाहिए थे कैसे कटे, तो अच्छा होता। ईसीआई ने वेस्ट बंगाल के खांडाघोष डेवलपमेंट ब्लॉक की ज्वाइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ज्योत्सना खातून को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया चुनाव आयोग ने। उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर दी हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ झोल किया है, आरोप लगाए गए हैं। ईसीआई ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल को पत्र लिखा और कहा कि ज्योत्सना खातून ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है और चुनावी अधिकारी के रूप में, यानी कि जो उनको दायित्व दिया गया था उनको उसको निभाते हुए एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं थी, वो उसमें पूरी तरह से फेल हो गई। अब टाइमलाइन देखिए, ये सस्पेंशन कब आया? जब बीजेपी एमपी सौमित्रा खान ने ओपनली उन पर हमला बोला। 29 मार्च को सौमित्रा खान ने एक्स पर पोस्ट किया और आरोप लगाया कि ज्योत्सना खातून खुलेआम टीएमसी के पक्ष में कैंपेनिंग कर रही हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही हैं। उन पर आरोप था कि वो तृणमूल कांग्रेस के लिए खुलकर प्रचार कर रही हैं, ममता दीदी के लिए खुलकर प्रचार कर रही हैं और एसआईआर की खुली आलोचना भी कर रही हैं। अच्छा, अब जानते हैं कि वो असल में क्या रही थी, उनकी पोस्ट जिनकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया है। तो ज्योत्सना खातून ने लिखा कि वेस्ट बंगाल में चुनाव अनाउंस होने के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया जा रहा है। एक अगली पोस्ट में उन्होंने ये लिखा कि वेस्ट बंगाल का चुनाव सेंटर और स्टेट के बीच एक जंग है। चुनाव आयोग ने इन पोस्ट को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा उल्लंघन माना और न्यूट्रलिटी की शर्त तोड़ने का आरोप लगा करके ज्योत्सना खातून को सस्पेंड कर दिया। इसी बीच ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य को अस्थिर करने और चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए एक बड़ी साजिश की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मेरी शक्तियां छीन ली गई हैं और बंगाल को अब बदनाम किया जा रहा है। ममता का कहना यह भी था कि एसआईआर के नाम पर मुसलमानों और टीएमसी समर्थक इलाकों को ही डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हिंसा से हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बीजेपी की साजिश को हम बेनकाब करके रहेंगे। तो आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप अगर बंगाल से हैं, आप अगर बंगाल से हमें देख रहे हैं, तो आप जरूर हमें बताएं कि आपका या आपके किसी साथी का, आपके किसी पड़ोसी का क्या नाम कटा है। और पॉलिटिक्स को आप सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।